बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम लोग बात कर रहे हैं DSSB के एग्जाम को लेते हुए। DSSB की सीरीज चल रही है, कई सारे बहुत सारे पेपर कर लिए हमने, जितने भी 2024 में आए हैं ऑलमोस्ट सब कर चुके हैं। असिस्टेंट ग्रेड 3 के सारे पेपर कर लिए जितने 2024 में आए थे, उसका मैथ सेक्शन कर लिया है हम लोगों ने। और आज हम बात करें, इससे पहले हमने कंप्यूटर साइंस TGT कर लिया था, PGT संस्कृत भी कर लिया है, PGT हिंदी और फाइन आर्ट भी कर लिया है। सारे के सारे अगर देखोगे आप वीडियोस में जाके, वहाँ पर पेपर हैंगे, ठीक है, उन्हें भी देख सकते हैं। उनकी मैथ सेक्शन हम देख रहे हैं। और आज हम करने वाले हैं संस्कृत, TGT संस्कृत का पेपर करने वाले हैं, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं, चलिए। और टेलीग्राम लिंक भी आपका डिस्क्रिप्शन में है, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है उसे ज्वाइन कर सकता है। वहाँ से क्या है, आपको कंप्लीट पेपर मिल जाएगा। किसी को कंप्लीट PDF चाहिए तो वहाँ से जाकर ले सकता है, जैसे मैथ्स, रीजनिंग और भी सब्जेक्ट उसमें हैं ये। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, और एक चीज़ का और ध्यान रखना कि जैसे हम लोग मैथ सेक्शन कर रहे हैं, और जैसे TGT कर लिया हमने, TGT संस्कृत कर लिया, या फिर PGT कंप्यूटर साइंस कर लिया, हम पेपर 1 की बात करें तो उसमें मैथ सेक्शन जो है सभी में सिमिलर है। ऐसा नहीं है कि TGT संस्कृत कर रहे हैं तो उसमें अलग होगा और कंप्यूटर साइंस में अलग होगा, ऐसा नहीं है। जो आप लोग भी एनालाइज कर रहे होगे इस चीज़ को। इससे पहले हमने कंप्यूटर साइंस का कर लिया, आज संस्कृत का कर रहे हैं, इससे पहले हमने फाइन आर्ट का भी कर लिया है। तो मैथ लगभग इक्वल जैसी है, लगभग क्या इक्वल ही है, मैथ में कुछ अलग नहीं पूछा जा रहा, ठीक है। तो आप PYQ जो 2024 में आए हैं, 2023 में आए हैं, 4-5 साल के ये भी कर लेते हैं तो आपको मैथ की टेंशन नहीं होगी फिर जहाँ तक। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं जल्दी से और देखते हैं कि 1 में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि x और y अकेले किसी कार्य को 40 दिन और 60 दिन में कर लेते हैं। देखो, x करता है किसी काम को 40 दिन में और y करता है उसी काम को 60 दिन में। दोनों का LCM लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास, 40 और 60 का LCM होगा कितना, 120। तो 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। क्या बात सही है। हमने इनकी एफिशिएंसी निकाल ली कि x की एफिशिएंसी इतनी है और y की एफिशिएंसी इतनी है। इतनी बात क्लियर हो रही होगी मेरे हिसाब से, है ना। तो इनकी एफिशिएंसी हो गई हमारे पास। कहता है कि दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं और 20 दिन तक काम करते हैं। तो दोनों मिलकर 5 भाग काम करते हैं और 20 दिन तक कितना काम कर लेंगे, तो 20 दिन में 100 भाग काम कर लेंगे। क्या बात सही है। टोटल वर्क हमारे पास 120 था, 100 भाग काम हमारे पास हो चुका है, तो बचा रिमेनिंग कितना, 20 भाग काम बचा। 20 भाग काम बचा। कहता है कि एक काम छोड़ करके चला जाता है, मतलब कि x छोड़ देता है, तो y कितने दिन में करेगा। तो y की एफिशिएंसी कितनी है, 2 से इसको काट दिया तो ये करेगा कितने दिन में, 10 दिन में इस काम को निपटा देगा। तो क्या बात समझ आ गई आप लोगों को, समझ आ ही गई होगी। अगर नहीं समझ आ रही तो वीडियो को आगे पीछे करके हमें नचा के भी देख सकते हैं आप, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, पाई चार्ट पर आधारित है, दिख रहा होगा आपको, मैं पूरी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ इससे पहले, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है, तालिका में विभिन्न वर्षों के लिए एक कंपनी की खरीद बिक्री और विभिन्न व्यय को दर्शाती है। पिछले वर्षों में वितरण शुल्क के रूप में बिक्री का कितना प्रतिशत खर्च हुआ है। सिंपल सी बात है, बिक्री वाला देखो और वितरण वाला देखो। कौन कौन सा, बिक्री जो सेकंड नंबर पे है दिख रहा होगा उसका टोटल कर लो और वितरण का टोटल कर लो और देख लो कि वितरण जो है बिक्री का कितना % है, ठीक है। आ जाओ, अब मैं तुम्हें इसको बताता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप क्या करोगे, हाँ, बिक्री का जितना भी दे रखा है बिक्री का जोड़ लो पहले, तो बिक्री का ऐड कर लेते हैं, बिक्री का ऐड कर लेते हैं। बिक्री का हमें दे रखा था कितना, 75,000 दे रखा है, 75,000 दे रखा था, 48,000 दे रखा है, 48,000 दे रखा है, ठीक है, और 90,000 दे रखा है, ठीक है, और ये 92,000 दे रखा है, ठीक है, और 1,10,000 दे रखा है, 1,10,000 दे रखा है। इसको जोड़ते हैं तो 0 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, 8 2 10, 10 5 15, है ना। 10 और एक हासिल भी जोड़ लो, 10 10 20 हो गया, 20 20 और 4 कितना होगा, 24 24
और 7 31, 31 का 1 आ गया, हासिल 3 तो 1 है 4। ठीक है, ये बिक्री हो गया। बचा कितना हमारे पास? वितरण। वितरण बचा, वितरण। वितरण को हमने टोटल कर लिया। वितरण का कितना दे रखा? 2500 दे रखा है, ये 3700 और ये दे रखा 3750, 3750। ठीक है, और ये 2550 दे रखा है, 2550। 3200 दे रखा है, 3200। ठीक है, और ये दे रखा है 4600, 4600। अब इसको जोड़ लेते हैं, 0 5 5 10। ठीक है, 6 2 8, 8 5 कितना हो रहा है? 13, 13 और 7 20, 20 5 25, 25 और 1 26। ठीक है ना, 4 3 7, हासिल 2 भी है ना, 2 को जोड़ लो, 6 6 3 9, 9 2 11, 11 11 और 5 कितना होता है? 16। ठीक है, तो ये वितरण का आ गया। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे? 16,600, 16,600 लिख लो। ठीक है, ये इसका कितना परसेंट है? तो ये आएगा 41,500। 3 0 है ना, तो 3 0 यहाँ पर भी 3 0 लगाओ। ठीक है, और यहाँ पर कितनी ज़ीरो थी? यहाँ 2 ही ज़ीरो है ना। ठीक है, इनटू में 100 कर दो, तो यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल, इससे ही कैंसिल कर दिया जाए। और इसको हम काटेंगे तो 15 चौक 60 कितनी बार जा रहा है? 4% आप लोगों का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4% आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इतनी बात मेरे हिसाब से समझ आई गई होगी आप लोगों को। ठीक है, हाँ सब कुछ ठीक है। 4 आंसर है, ऑप्शन में दे भी रखा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है ना, कैलकुलेशन ध्यान रख सकते हैं, कई बार गलतियाँ होती रहती हैं कैलकुलेशन में। खैर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। कह रहा है कि एक कार है 40 किलोमीटर प्रति घंटा पहाड़ी पर चढ़ती है, उसकी स्पीड क्या है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह पहाड़ी पे चढ़ती है, यदि वह पहाड़ी पे चढ़ती है तो उसकी स्पीड कितनी आएगी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और उतरते समय उसकी स्पीड कितनी हो जाती है? 50% बढ़ जाती है। एक चीज़ देखना कि 40% स्पीड थी जब ऊपर चढ़ती है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और इसकी स्पीड जब नीचे उतरती है कोई गाड़ी तो 50 बढ़ जाती है। तो 40 का 50% कितना होता है? सीधा सीधा 20 होता है। या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि 40 50% बढ़ रही है तो 150 हो गया, बट्टे में 100, 0 से 0 0 0 कर दिया, 15 चौक 60। तो नई स्पीड जो आ गई कितनी आ गई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। तो किसी भी तरीके से कर सकते हो, 20-50% निकाल के जोड़ लो या ऐसे कर लो। तो स्पीड हमारे पास हो गई कितनी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड निकल करके आ गई। तो कहता है कि यदि दूरी 60 किलोमीटर हो और पहाड़ी से नीचे उतरना है, पहाड़ी से नीचे उतरना है तो स्पीड यही होगी। 60 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ेगा तो कितने घंटे में दौड़ेगा? तो 1 घंटा इसे लगने वाला है। क्या लगने वाला है? 1 घंटा लगने वाला है। तो इतनी बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। और टेलीग्राम वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर चीज़ें समझ आ रही हैं तो, जिससे कि मैं क्या कंटिन्यू आपको क्वेश्चन कराता रहूँगा। खैर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कह रहा है लोगों के समूह की औसत ऊंचाई जो दे रखी है 170 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है जी, यदि उनमें से आधों की औसत ऊंचाई 155 है और शेष आधों की ऊंचाई, आधों की कितनी दे रखी है? 165 दे रखी है, तो शेष व्यक्ति की औसत ऊंचाई कितनी होगी? एक चीज़ देखो, हमें नहीं पता कि टोटल कितने थे, हमने मान ली कि 100 थे टोटल। ठीक है, 100 थे, उसमें से आधे कितने हो गए? 50 लोग हो गए। बात सही है। उन 50 की औसत ऊंचाई हमने फ़िलहाल के लिए मान ली, जैसे दे रखा है इसमें 155, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, उसने कहा कि बचे हुए आधे का भी आधा, मतलब कि जैसे 100 है, 100 में से आधे कितने हो गए? 100 का आधा हो गया 50। ठीक है, अब इसका भी आधा, इसका भी आधा कितना हो गया हमारे पास? 25 हो गया। तो ये आ गया यहाँ पर 25 आ गया। ठीक है, और इसका एवरेज जो दे रखा है क्वेश्चन में आपको कितना दे रखा है? ये दे रखा है, कह रहा है कि उसकी औसत ऊंचाई 165 है, इसकी औसत ऊंचाई 165 है, और शेष बचा हुआ कितना हो गया? देखो 50 यहाँ पर आ गया, 25 यहाँ पर आ गया, टोटल 100 था तो 25 ही यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कितना? 25 यहाँ पर लिख दिया। तो इतनी बात तो मेरे हिसाब से समझ आ गई होगी। ठीक है,
अब करना क्या है, हमें करना कुछ नहीं हैगा यहाँ पर, और इसकी देखो इसकी नहीं दे रखी तो इसकी हमने x मान ली, लेकिन वो टोटल की कह रहा है कि टोटल की कितनी आएगी 170 है, 170 मल्टीप्लाई 4 तो कितना हो गया 680। ज़्यादा कोने में जा रहा है क्या, नहीं चलो ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 680। अब एक चीज़ देखो, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, हमने 2 1 1 के रेशो में भी इसे काट सकते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका टोटल एवरेज कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा कितना 310 है ना, और ये कितना आ जाएगा 165, और ये कितना आ गया, ये तो x का x ही आ गया। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 310 और 165, तो 310 और 165 को अगर जोड़ेंगे तो 5 7 और 475 हो गया। 475 उधर जाके घट जाएगा भाई, ये टोटल 475 हो गया। 475 इसमें से घटा देंगे, इसमें से 475 घटा दिया हमारे पास, तो बचेगा कितना 5 0 2। तो x देखो यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकालनी थी, और x क्या था, इसका औसत था लास्ट वाले का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, लास्ट वाले का औसत कितना होगा 205 होगा। तो बात समझ आएगी आप लोगों को, मेरे हिसाब से समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। नहीं आ रही फिर भी तो कमेंट करके बता सकते हो आप, अगली वीडियो में इसको भी देख लेंगे, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी चीज़ें पूछ सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या जाओ, 4 तो कर लिया है हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके हैं, 5 देखते हैं। हाँ 5 फिर से आ गया आपका, डायग्राम बेस आ गया, और इसमें क्या दिया गया है, इसमें दे रखा है कि आवर्ती बहुभुज विभिन्न वर्षों में कंपनी के व्यय का अनुपात व्यय और लाभ के प्रतिशत के राजस्व में जोड़ा जाता है। इसका मतलब है जो राजस्व है वो क्या है, प्रॉफिट और खर्च हैगा, ठीक है। कह रहा है यदि वर्ष 2017 और 2019 में व्यय समान हो तो 2017 और 2019 के राजस्व का अनुपात क्या होगा, ठीक है। खर्च समान हो तो राजस्व का अनुपात क्या होगा। एक चीज़ देखना आप लोग, जैसे 2017 देख लो, पहले तो खुद से करने की कोशिश करो, फिर मैं कराता हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर कितना है हमारे पास 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, हाँ चलो देख ही लो, यहीं देख लो आप, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले 2017 का देखो, 2017 में कितने खर्च हो रहे थे हमारे पास, ये खर्च दे रखे हैं ना, खर्च आएगा 70, ठीक है। और 2000, इसको ऐसे ना लिखो, इसको ऐसे लिखो कि 2017 का आएगा कितना, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है, इतना हो गया। और 2019 का कितना हो गया, 65 हो गया। 2019 का ये क्या लिख दिया मैंने, 270 ही लिख दिया, ये तो 70 है ना, ठीक है, इसको 70 लिखो, और 2019 का जो लिखेंगे हम लोग वो लिखेंगे कितना 65, ठीक है। अब इनका रेशो काट लो, तो ये जाएगा 5 एकम 5 5 चौक 20, और 5 एकम 5 5 तिया 15, ठीक है। तो 14 और 13 का रेशो आ गया। लेकिन ये जो आया खर्च का आया, उसने प्रॉफिट का पूछा है, किसका पूछा है, प्रॉफिट का। तो क्या कर देंगे हम, 13 और 14 इसको पलट देंगे, ठीक है। ये खर्च का दे रखा था और प्रॉफिट का पूछा गया है। अगर खर्च का ही पूछता, व्यय का ही पूछता, तो 14 13 आंसर हो जाता। तो इतनी बात समझ आ गई होगी, ठीक है ना। देखो ऐसा तो नहीं लग रहा कि तो मैं इसको हमने उल्टा क्यों कर दिया भाई। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा पैसे लगाता है तो उसको प्रॉफिट भी क्या होगा, ज़्यादा ही होगा, ठीक है। ऐसे समझ सकते हो, डायरेक्ट भी समझ सकते हो यार, उल्टा कर दिया तो भी आ जाएगा, ठीक है। 13 14 का आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है देखते हैं। एक वर्ष के लिए अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज लगाने के बाद 40,000 रुपये की राशि 52,900 हो जाती है। तो देखो 40,000 रुपये आपने दिए, 52,900 हो गए, तो इसका मतलब 52,900 में से 40,000 घटा दो तो 12,900 बचे, 12,900 बचे। बात सही है, ठीक है। तो ये 12,900 रुपये आपके पास बचे हैं, ठीक है। ये कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, ठीक है। तो हमारे पास पैसा जो ब्याज का मिल गया 12,900 मिल गया। एक काम करो, कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है ना CI में, तो मैं बहुत आसान तरीका बताता हूँ मेरे हिसाब से।
ठीक है, हमें देना है क्योंकि पेपर, और पेपर में आप लोगों को पता है कि हमें जल्दी करने से मतलब है, हमें कॉन्सेप्ट वहाँ ज्ञानी बनने से तो मतलब है नहीं। तो जल्दी कैसे हुआ देखो, जैसे जब चक्र ये क्या अर्धवार्षिक होता है ना, तो अर्धवार्षिक में टाइम जो होता है उसको क्या कर देते हैं डबल, और रेट को कर देते हैं आधा। ये इस बात को याद रखना, ठीक है। आ जाओ, तो जैसे 12,000 कितना है, 12,900 है, तो 12,900 में से 900 राउंड फिगर वैल्यू अलग रखो। हम ऐसा मान लेते हैं कि ऐसा ही हमारे पास टोटल हमारे पास ब्याज जो है, इंटरेस्ट जो हैगा, सी आई जो हैगा हमारे पास, सी आई जो हैगा हमारे पास वो आ रहा है 12,900, ये सी आई 12,900 हैगा, ठीक है। हमने ऐसा ही मान लिया, ये 2 वर्ष का हैगा, हमने ऐसा ही मान लिया कि ऐसा ही 12,000 रुपये, हमने ऐसा मान लिया। ऐसा क्यों मान लिया वो भी बताता हूँ आपको। कभी भी ऐसे दिया जाए ना तो राउंड फिगर वैल्यू कर लिया करो, जो एक्स्ट्रा वैल्यू जैसे 12,000 है, 12,900 है, तो 900 को एक तरफ रख दो, 12,000 ले लो। तो 2 वर्ष में कैसे कैसे लिखेंगे इसको, 12,000 को 6,000 और 6,000 ऐसे तो लिखेंगे, 6,000 6,000, ठीक है। अब 6,000 6,000 पे 9,000 रुपये हमारे पास क्या आ गया, ब्याज आ गया, 900 रुपये ब्याज आ गया, बात सही है। अब देखो एक चीज़ देखो, 900 रुपये ब्याज मिल रहा है किस पर, 6,000 पर, इनटू में 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगी 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 से काटा 5, 5 3 15, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 15% आ गया। लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई 2 करेंगे क्योंकि अर्धवार्षिक दे रखा है, रेट को क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 30 वर्ष। ऐसा क्यों कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, देखो अर्धवार्षिक का मतलब है वो प्रत्येक 6 महीने में ब्याज लगेगा, ठीक है। तो 1 साल में कितनी बार ले लेगा, 2 बार ले लेगा, तो इसलिए मल्टीप्लाई 2 कर दिया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ गया, 30% आ गया। तो जहाँ तक है बात समझ आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। ये CI का कॉन्सेप्ट है, हो सकता है किसी को ना समझ आ रहा हो, ठीक है, और अगर ध्यान से देखोगे तो समझ आ जाएगा। अदरवाइज़ मैं इसका अभी कुछ दिनों में शायद चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, तो उन चैप्टर को कर लोगे तो मेरे हिसाब से जल्दी जल्दी चीज़ें समझने लग जाओगे। खैर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, कह रहा है 21 सेंटीमीटर की समान ऊंचाई वाले 2 बेलन का आयतन दे रखा है। तो देखो भाई बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं हम, पाई आर स्क्वायर एच, दूसरा दे रखा है पाई आर स्क्वायर एच, इनका जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 4 और 9 का। क्या बात सही है। एक चीज़ देखो एच की वैल्यू दोनों के लिए उसने समान दे रखी है, यहाँ पर भी 21 है, यहाँ पर भी 21 है, तो ये 21 से 21 कैंसिल आउट हो गई, पाई से पाई चला गया, आर स्क्वायर है तो अंडर रूट यहाँ चढ़ जाएगा और अंडर रूट यहाँ पर चढ़ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 2 आ गई और इसकी वैल्यू 3 आ गई। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाल ली, ये आर इसका आ गया, दूसरे का आर ये आ गया, तो एक आर की वैल्यू आ गई 2, दूसरे आर की वैल्यू आ गई कितनी 3, अलग अलग आ गए। कह रहा है कि दोनों का योग जो है वो 35 है। उसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इनकी त्रिज्याओं का योग, हमारे पास त्रिज्या कितनी बन रही है 5, तो 5 की वैल्यू उसने 35 दी है, तो 1 की वैल्यू हमारे पास 7 हो गई, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई 7 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो गया 14, इसकी मल्टीप्लाई 7 कर देते हैं तो ये हो गया हमारे पास कितना 21। क्या बात सही है, ये 14 और ये 21 आ गया, ठीक है। उसमें क्वेश्चन में पूछा है कि बेलन ए का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो बेलन ए का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो ये हो गया, ठीक है। पहले वाले का बोला है 2 गुणा में 22/7, आर की वैल्यू पहले वाले की कितनी निकली थी 14 निकली है, तो 14 का 14 यहाँ से रख दिया, इनटू में एच प्लस आर, एच हमारे पास 21 क्वेश्चन में दिया गया, 21 और 14 कितना हो जाएगा 31 4 35, ठीक है, ठीक है, 7 दूनी 14। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर लो अब तुम लोग इसकी मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3080 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इतनी बात समझ आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है, यही आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हाँ क्वेश्चन नंबर 8, एक संख्या जो है 143 और 1001 और 1201 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है और कह रहा है कि 3 से कम, उसमें से क्या कर दिया जाए 3 कम कर दिया है तो उच्चतम संभव समाधान ज्ञात करें।
उच्चतम संभव समाधान ज्ञात करें, तो यहाँ पर बात कर रहा है वो एचसीएफ की। मैं क्वेश्चन को बताता हूँ। कह रहा है कि ऐसी संख्या जो 143 और 1001, ठीक है, और 1210 को पूर्णतः विभाजित कर दे, ठीक है ना, इसको पूर्णतः विभाजित कर दे। तो देखो इसका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के तरीके सबसे पहले तो मैं यही बताता हूँ कि ऑप्शन से निकाल लो कभी भी अगर ऐसे दिया जाए, या फिर आप एचसीएफ ऐसे भी निकाल सकते हो कि 143 और इसको अंदर रख दिया, आप ऐसे भी एचसीएफ निकाल सकते हो। मेरे हिसाब से ये मैं मान के चल रहा हूँ कि एचसीएफ निकालना आप लोगों को आता होगा। नहीं आता तो आप बता सकते हो, एक वीडियो उस पर बना लेंगे, ठीक है ना। चलिए देखो फिलहाल मैं बताता हूँ एचसीएफ वह संख्या होती है जो इन सभी को काट देगी, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी को काट देगी। तो ऐसी 11 है, ऐसी क्या है 11 है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि इसमें से 11 एचसीएफ होगा, आप निकाल भी सकते हो या फिर मैं कहूँ ऑप्शन से भी उठा सकते हो। कैसे? जैसे उसने कहा कि जो भी एचसीएफ आएगा ना उसमें से 3 कम कर दिया जाए। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 से कम कर दी जाए तो उच्चतम संभव समाधान ज्ञात करें। तो जैसे 8 दे रखा था, 8 में से 11 हमने एचसीएफ निकाला, 11 में से 3 घटा देंगे तो हमारे पास 8 बचेगा। बात सही है, ठीक है। तो देखो 11 ही तो वह संख्या है जो इसको काटेगी, इसको काटेगी। तो 11 एकम 11, 11 तिया 33, 11 99, 11 एकम 11, 11 11 121, 11 से सारी संख्याएं कट गई। बात समझ गए? तो इसका मतलब आंसर क्या होता है 11 होता है, लेकिन उसने 3 घटाने के लिए कहा है तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। वीडियो को आगे पीछे करके हमें नचा के देख सकते हैं आप, समझ आ जाएंगे मेरे हिसाब से चीज़ें, ठीक है ना। एचसीएफ निकालना आना चाहिए आपको, ठीक है। जो भी एचसीएफ आया उसमें से 3 कम करना था क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था। खैर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया? कह रहा है कि हाँ, एक मूलधन 6 वर्षों में साधारण ब्याज का 54% प्रदान करता है। 6 वर्षों में 54% प्रदान करता है। तो 1 वर्ष का निकाल दिया हमने सबसे पहले तो 9%, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% आ गया। प्रिंसिपल देता है क्वेश्चन में कितना 20,000 रुपये, 20,000 रुपये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। टाइम कितना है? टाइम है 2 वर्ष, ठीक है। टाइम है 2 वर्ष। हमें सीआई पूछा है, क्या पूछा? सीआई। तो क्या करेंगे 20,000 का पहले 9% निकाल देंगे। 20,000 का 9% कितना हो गया 1800 हो गया, और यहाँ पर भी ये आ गया 1800 हो गया। अब 1800 को 9% कितना हो जाएगा 162। इन तीनों को जोड़ लो, जो भी होगा वही सीआई होगा। 3600, 3700, 3762 हमारे पास सीआई निकल के आ गया। देखो आप इसको समझ सकते हो। अगर इसकी बात करेंगे तो ये निकलता है हमारे पास ऐसा ही, इस तरीके से। ये अगर डिफरेंस की बात करेंगे तो ये डिफरेंस होता है दोनों का, और ये जो होता है वो सीआई होता है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन में? तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है देखते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक वस्तु का एक वस्तु की लागत 11,200 रुपये है। 10 एक वस्तु का सीपी दे रखा है आपको। सीपी कितना दे रखा है 11,200 रुपये, ठीक है ना। वस्तु पर 18% का टैक्स लगता है, ठीक है। 18% का कर लागू होता है। तो देखो वस्तु पर 18% का टैक्स लगता है, तो हम क्या करेंगे, टैक्स का मतलब क्या है, हमारी जेब से तो पैसा जा रहा है, या तो 18% निकालो, इसमें जोड़ दो और निकाल दो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 118 की मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से जो भी निकलेगा वो सेलिंग प्राइस बन जाएगा। क्या बात समझ रहे हो? बिल्कुल। तो यहाँ से जो भी निकला सेलिंग प्राइस बन गया। क्वेश्चन में आगे क्या दिया गया है? क्वेश्चन में कहता है कि यदि कर 12% हो जाता, यदि कर कितना हो जाता, नहीं उससे पहले एक बात और कहिए, यदि कर के बाद विक्री मूल्य नहीं बदलता, विक्रय मूल्य यही रहता है
और यदि कर 12% हो जाता, कह रहा है कि यदि कर 12% हो जाता तो विक्रय मूल्य में कितने की वृद्धि होनी चाहिए। एक चीज़ देखो, यहाँ से हमने सीपी था, सीपी से मल्टीप्लाई करके एसपी ही बनता है, तो यहाँ से एसपी बन गया। तो एसपी के बाद वो कह रहा है कि अगर 12% टैक्स लगता, 12% टैक्स लगाते तो वो मूल्य कितना होता, ठीक है ना। तो यहाँ से 11,200 रुपये 18% के टैक्स के बाद जो भी पैसा होता, ठीक है। लेकिन अगर 12% लगता तो हम सीधा यहाँ पर 112 रख देते, क्योंकि टैक्स तो लग ही रहा है, बस इसको आप काट लो। 112 से 112 गया, 100 बार गया, और यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया तो 11,800 आपका आंसर आ गया, सीधा बात खत्म। तो एक तरह से यहाँ से एसपी पूछा गया था। ये इन्होंने किस हिसाब से दे रखा है कि कुल कितने की वृद्धि होनी चाहिए, तो वृद्धि तो अलग होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। यहाँ से जो निकलेगा वो सीपी ही निकलेगा, सीपी कितना निकलेगा 11,800 निकलेगा, वो भी कितने पे 12% के टैक्स पे। पहले क्या किया, पहले 18% के टैक्स पे एसपी बना दिया, और फिर से उसने 12% के टैक्स पे सीपी पूछा, तो सीपी कितना हो जाएगा 11,800, यही आप लोगों का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 11 की, ठीक है। 11 की कह रहा है एक नाव की गति अनुप्रवाह के प्रतिकूल नाव की गति ऊर्ध्वप्रवाह का 4 गुना है। ऊर्ध्वप्रवाह का 4 गुना है। देखो, अनुप्रवाह का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, क्या सेम डायरेक्शन, और ऊर्ध्वप्रवाह का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। मेरी बात को सुनना, समझना। ये कह रहा है कि जब व्यक्ति कोई जाता है, जब व्यक्ति कोई नाव के धारा के साथ जाता है, पानी के साथ में जाता है, पानी की भी डायरेक्शन यही है और नाव की डायरेक्शन, तो कह रहा है कि 4 गुनी हो जाती है, स्पीड जो है 4 गुनी हो जाती है। किसकी, अगर ये विपरीत जाए, अगर ये विपरीत जाए, पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जाए, उस स्पीड के 4 गुनी, मतलब कि जब विपरीत जाएगा तो स्पीड होगी 1, और जब सेम डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड होगी 4। क्या बात समझ गए, ठीक है। अब आ जाओ, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैं सबसे बेहतरीन तरीका बताता हूँ। सबसे बेहतरीन तरीका ये है, आप इसको ऑप्शन टैली करेंगे, सबसे जल्दी हो जाएगा। कैसे, देखो, कह रहा है कि धारा की गति हमें दे रखी है, इसमें एक स्पीड देगा, दूसरी स्पीड पूछेगा। धारा की गति मान के चलिए, धारा की गति आपको 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा। वोट, ठीक है, वोट की स्पीड हमने ऑप्शन से उठा ली, जैसे हमने मान लिया 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो याद रखना, वोट की स्पीड 90% धारा की स्पीड से ज़्यादा ही होगी। 90 क्या, वैसे 99% ऐसा ही होगा, ठीक है। वोट की स्पीड धारा की स्पीड से ज़्यादा होगी, ठीक है। एक चीज़ बताना, अगर ये सेम डायरेक्शन में जाएगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा, पानी के साथ जाएगा, तो स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाएगी। अरे पानी भी उसी डायरेक्शन में बह रहा है, नाव भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। कब, जब सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन में। और अगर ये अपोजिट आएगा तो घट जाती है, वोट की स्पीड में से धारा की स्पीड घटा देते हैं, तो घटने के बाद आएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बस तुम्हें ये देखना है, अपोजिट में आएगा, अपोजिट में, ठीक है। अब तुम्हें देखना है कि क्या इसका ये 6 गुना बन रहा है, हाँ जी बन रहा है, 6 चौक 24, 4 गुना बन रहा है। 4 गुना बनाना था, सॉरी 6 नहीं 4 गुना बनाना था, 4 गुना बन रहा है, तो कहानी खत्म हो गई, बस यही क्वेश्चन था। अब आप इसमें कोई और भी रख के देख सकते हो। तुम कहोगे जी तुमने तो रख के देख लिया, हमें कैसे पता चलेगा। मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे पता चलेगा तुम्हें। कौन सा किया तुमने, हाँ देखो 14.4%, कभी भी ऐसे आ जाए, पॉइंट में आ जाए, उसको तो सबसे लास्ट में लेना है। अगर पहले वाली वैल्यू भी पॉइंट में दे रखी होती तो ले लेंगे। अगर पहले वाली वैल्यू पॉइंट में नहीं दे रखी, दूसरी दे रखी है, तो पॉइंट वाली वैल्यू कभी भी नहीं लेनी। आप 15 और 12 को टैली कर सकते थे, सिंपल सी बात है। उनको जोड़ के देख लो, एक बार उनको घटा के देख लो, क्या दूसरे का 4 गुना हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो दूसरा ऑप्शन उठाएंगे। बहुत जल्दी से कर सकते हो मेरे हिसाब से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि बहुत रेयर होता है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद रहे पेपर में। तुम्हें भी पता है, अगर आपने पेपर दिए हैं, ठीक है, तो पेपर का प्रेशर ही इतना होगा कि तुम कॉन्सेप्ट लगाते रह जाओगे और सामने वाला करके निकल जाएगा। खैर, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। कह रहे एक खोखले बेलन, एक खोखले पाइप का आयतन ज्ञात करें जिसकी ऊंचाई दे दी है और बाहरी और भीतरी त्रिज्या 21 और 14 दे रखी है, ठीक है। खोखला पाइप, इसका मतलब हो गया सिलेंडर की बात कर रहा है। तो हमें इसका क्या निकालना है, हमें आयतन निकालना है, ठीक है। तो आयतन कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू में h।
खोखले पाइप का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर टू का स्क्वायर इंटू में एच। तो यहाँ पर रख देंगे, पहले तो एक काम करो, पाई की जगह पाई रहने दो, ठीक है, या 22/7 भी कर सकते हो तुम लोग, 22/7 इंटू में R1 का स्क्वायर। R1 का स्क्वायर का मतलब है क्या कि पहली त्रिज्या में जो दे रखी है 21 का स्क्वायर कितना, 441। अरे ये जो वैल्यू दे रखी है वो 21 की तो दे रखी है, 21 का स्क्वायर कितना होगा 441, तो यहाँ पे 441 लिख दिया। दूसरा दे रखा है तो 196 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, इनटू में एच दे रखा है, तो एच की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 35 दे रखी है। एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 35 दे रखी है। बस इसको सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ से कुछ भी नहीं है, 7 से इसको काट लो, 7 पंजे 35 हो गया। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये यहाँ से जाएगा 441 माइनस 196, तो 11 5 है ना, और 13 9 4 13, ठीक है, 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, तो 22 मल्टीप्लाई में कितना, 22 मल्टीप्लाई में 245 मल्टीप्लाई में 10, ठीक है, 11 पंजे 22 पंजे 110 की मल्टीप्लाई कर दो। अब सीधा 110, मैंने इसको हटा दिया, इसके बदले 110 आ गया, 110 की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 110 की मल्टीप्लाई कर दो, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 44 और 5 कितना होता है 49, और 11 दूनी 22, 22 और 4 कितना होता है 22 और 4 26 होता है ना, ठीक है, 26 950 है क्या ऐसा ऑप्शन में, 26 बिल्कुल ठीक है। अरे बेहतरीन, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो समझ आ गई होगी मेरे हिसाब से बात। कैलकुलेशन भी मैंने तुम्हें करा दी है जो नहीं करानी थी एक्चुअल में, तो खैर कह रहा है कि 13 किलोमीटर, क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 किलोमीटर नहीं है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है, कह रहा है एक एक्स है, एक्स और वाई 100 रुपये और 1000 रुपये की मूल्य वर्ग में कुछ दान किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स ने दान किया है कुछ और कुछ दान किया है वाई ने, ठीक है। एक्स ने 100 रुपये, एक्स ने लगाए 100 रुपये, कितने 100 रुपये के 5 नोट लगा दिए, 100 रुपये के 5 नोट और 1000 रुपये के, 1000 रुपये के कितने नोट लगा दिए इसने, 10 नोट दान किए, ठीक है। जबकि वाई ने 100 रुपये के 10 नोट, 100 रुपये के 10 नोट वाई ने, ठीक है, 100 रुपये के 10 नोट और 1000 रुपये के 5 नोट और 1000 रुपये के 5 नोट, ये इन्होंने दान किए हैं। तो कह रहा है एक्स और वाई के दान का अनुपात पूछा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको जोड़ ले, तो 500 बना और ये बना 10,000, तो 10,500, इन दोनों को जोड़ा तो 10,500 ये बन गया, ये हो गया 1000, ये हो गया 5000, टोटल हो गया कितना 6000, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 7 21, 3 चौक 12, 3 7 21 और 3 चौक 12, तो 7 और 4 का अनुपात निकल करके आ जाएगा आप लोग का। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को बात समझ आ ही गई होगी, है ना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है आप लोगों को, कह रहा है कि किस संख्या के वर्ग को 9 से गुणा करने पर 45, 50 और 60 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, ठीक है, ठीक है। एक चीज़ देखो, हमें एक ऐसी संख्या बतानी है जिसे 45 से काट दें, 50 से काट दें और 60 से काट दें, ये संख्या से काट दें, ठीक है। तो ऐसी संख्या कितनी है, इसका मतलब इसका एलसीएम ले लोगे तो यहाँ से डिफरेंस आ रहा है 5 9 45, 9 पंजे 45, 450, 450 और 60 का एलसीएम ले लोगे तो ये 5 ही कॉमन है ना, 3 3 3 4, तो इसका एलसीएम जो बनेगा, एक मिनट रुकना, इसका एलसीएम निकाल सकते हो मेरे हिसाब से तुम, मुझे पता चल गया कि 900 बन रहा है इसका एलसीएम, ठीक है। और अभी भी अगर किसी को नहीं एलसीएम निकालना आ रहा ना, तो एलसीएम एचसीएफ वाली वीडियो देख लो, मुझे कमेंट करो, मैं लिंक भेज दूँगा कि कहाँ पर है वीडियो, ठीक है, या वीडियो में जाके भी देख सकते हो। खैर, इसका एलसीएम हमने ले लिया 900, कितना आ गया, इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 900, एलसीएम 900 आ गया, ठीक है। और क्या दिया गया है इसमें, क्या दिया गया है और क्या पूछा है, हाँ, कह रहा है कि 9 की गुणा। अब एक चीज़ बताना कि जो भी एलसीएम है उसमें 9 की गुणा करनी है, तो इसका मतलब 9 अलग ले लें,
9 अलग ले लेंगे तो बची हुई संख्या हमारे पास, अगर 9 की गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे, जब ये 900 बनेगा। ठीक है, तो इसी का, ये किसका वर्ग है ये पूछा था, तो ये तो 10 का वर्ग है। बस यही आपका आंसर हो जाता है, यही आपका आंसर हो जाता है। एक बार मैं देख लूँ ऐसा है क्या, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बात समझ आई होगी। हमने कुछ नहीं किया, हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने 9 को तो अलग कर दिया क्योंकि 9 का मल्टीपल चाहिए था, बची हुई संख्या वो वर्ग बनेगी, वर्ग किसका बनी, 10 का बनी। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि 15 में क्या दिया गया है। 15 में क्या दिया गया है, ठीक है। 15 कह रहा है कि एक्स ने 32,000 रुपये का सामान खरीदा, 15% की छूट मिली। देखो 32,000 का सामान खरीदा हैगा जिस पर 15% की छूट मिली। 15% की छूट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 0.85 मतलब कि 85, कुछ भी रख सकते हो, 0.85 या बटे 100 रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन उसे क्या करना पड़ गया, उसे 10% का टैक्स देना पड़ गया, तो इसका मतलब 110। भाई एक्स्ट्रा दे रहा है ना जब से, तो 110 भी लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद क्या पूछा गया, इनटू में 100 कर दिया, यहाँ पर भी परसेंटेज का साइन हटा के। अब पूछा क्या गया है, एक्स द्वारा भुगतान की गई राशि। कैलकुलेट कर लोगे, खुद आंसर निकाल लोगे, मैं नहीं कराऊंगा, कैलकुलेशन ही है इसमें, आप कुछ भी नहीं कहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आंसर कमेंट में बता सकते हो कि क्या होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या दिया गया है, एक परिवार में माता पिता और उनके 2 बच्चे, पिता सबसे बड़े हैं, ठीक है, उनकी आयु का अनुपात दे रखा है। तो एक चीज़ देखो, 12, 10, 5, 4, ठीक है, 5, 4, पिता सबसे बड़े हैं, ये पिता है, ये माता है, फिर ये 2 बच्चे हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है पिता की आयु 60 वर्ष है, तो इसका मतलब 12 की वैल्यू 60 दे रखी है, तो 12 पंजे 60, एक की वैल्यू 5 हो गई, तो इसका मतलब एक की वैल्यू 5 है, तो माता हो गई 50 की। भाई 5 की मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो 25 वर्ष आ गया, इस 5 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो 20 आ गया। हमने तीनों की निकाल ली। पिता की उम्र 60 वर्ष है कि, पिता की उम्र 60 वर्ष है, इसकी 50, इसकी 25, एक 20 आ गई। कैसे भाई, 12 की वैल्यू 60 दे रखी, तो एक की वैल्यू 5, सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, हमने निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो परिवार की औसत आयु कितनी है। औसत आयु को मतलब क्या हो गया, सम ऑफ नंबर्स, सबको जोड़ लो, सबको जोड़ लो और डिवाइड कर दो किससे, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास, 4 है, तो इसको जोड़ लेते हैं हम यहाँ पर, इसको जोड़ लेते हैं, 4 से भाग कर देते हैं, तो 110 हो गया, और कितना हो रहा है 45, 110 और 45 155 हो गया, 110 और 45 155, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो ये हो गया हमारे पास। बचा कितना हमारे पास, 3, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 और 4 अट्ठे 32 बचा ना, 3 बचा, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, तो 38.75 ये आप लोगों का साथ आंसर आ जाएगा। तो इतनी बात भी आप लोगों को क्लियर हो ही गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 ना, हाँ जी 17 करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे जल्दी से। कह रहा है एक्स वाई से 3 गुना कुशल है। एक्स जो हैगा वाई से 3 गुना कुशल है, तो कुशल का मतलब है इसकी एफिशिएंसी की बात कर रहा है। एफिशिएंसी और स्पीड एक ही होती है, ध्यान रखना। 3 गुना अधिक कुशल है, तो जैसे ये एक काम करता है 3 काम कर देता है, तो टाइम अपोजिट होता है एफिशिएंसी का। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक काम 1 घंटा लेता है, तो ये 3 घंटे लेगा इस काम को करने में। ठीक है ना। कह रहा है कि एक्स अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। एक्स अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। अच्छा, इसने क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि वाई किसी काम को 36 दिन में करता है। वाई से 36 दिन कम लेता है, सॉरी वाई से 36 दिन कम ले रहा है। हम यहाँ टाइम दे रहे हैं कि कितना कम ले रहा है, 2। भाई ये इससे 2 दिन कम ले रहा है ना, उसने कहा 36, तो एक की वैल्यू हमने निकाल दी 18 निकाल दी, तो ये ले रहा 18 तिया 54 और ये ले रहा 18 कम 18। एक्स का पूछा था, एक्स कितने दिन में करेगा, एक्स करेगा 18 में। वाई का पूछा होता तो इसकी मल्टीप्लाई वाई के साथ कर देते, 54 दिन में करता वाई। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर और देखते हैं कि 18 में क्या दिया गया है। कह रहा है एक फल विक्रेता ने फल इस प्रकार बेचे कि उसके द्वारा खरीदे गए 10 फलों के मूल्य पर 8 फलों का लाभ, 8 फल क्या दे रखा, 8 फलों को लाभ पर बेच सके। ठीक है, उसका लाभ परसेंट। देखो सिंपल सा बताता हूँ मैं, कि जैसे कि 10 फल लेके आया, 10 फल लेके आया वो मार्केट से, लेकिन उसने देखा जब उसने 8 फल बेच दिए, 8 फल बेच दिए, तो उसका कॉस्ट प्राइस निकल गया।
उसका कॉस्ट प्राइस निकल गया। अरे जैसे कई बार होता है ना कि तुम 10 फल लेके आ गए मार्केट से, 10 फल लेके आ गए, 10 फल कितने के आए हमें नहीं पता, लेकिन अब जब उसमें से तुमने 8 बेच दिए तो तुमने कहा कि इतना पैसा तो आ गया हमारे पास जितने का हम माल लेके आए थे, तो बचा हुआ 2 माल तो प्रॉफिट में जा रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 2 माल प्रॉफिट में जा रहा है। किस पर? कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 8 ही तो होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो हमारा 8 पे निकल गया, इनटू में 100। तो 2 से काटा 2 चौक, यहाँ से काटा तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, 25% हमारा प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 18। 19 की ओर चलते हैं। 19 देखते हैं कि क्या दिया गया है। 19 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिख रहा होगा, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। कह रहा आवर्ती बहुभुज विभिन्न वर्षों के लिए देश के निर्यात और आयात को दर्शाता है। किस वर्ष के लिए व्यापार अधिवेश का निर्यात के प्रतिशत के रूप में उच्चतम व्यक्त किया गया है। मैं सिंपल सा बताता हूँ आपको कि करना क्या है। ऊपर दे रखा है निर्यात, नीचे दे रखा है एक आयात दे रखा है, एक निर्यात दे रखा है। ऊपर निर्यात है, नीचे आयात है, ठीक है। अब इसमें आपको सबसे ज़्यादा डिफरेंस देखना है। मैं बताता हूँ आपको कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में है। अगर सबसे ज़्यादा डिफरेंस देखोगे उसी का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। उसने परसेंटेज पूछा है वैसे कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट परसेंट किस पर है। तो एक चीज़ देखो कि आपने निर्यात किया कितना, 100 का, आयात हुआ 60 का। तो डिफरेंस देखोगे तो दिख रहा है हमें 2019 में। देखो अगर 2015 में देखोगे तो 12 का अंतर है, 2016 में देखोगे तो कितने का अंतर हैगा, 20 से 21 का अंतर है। और अगर हम देखते हैं 2017 में 16 का अंतर आ रहा है ना, और 2018 में देखते हैं तो 20 और 16 36 का अंतर आ रहा है। लेकिन 2019 में देखते हैं तो अंतर कितने का आ रहा है, 40 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 40 का अंतर। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा परसेंट भी यहीं बनेगा। तो 2019 आप लोगों का आंसर होगा। तो मेरे हिसाब से बात समझ आ ही गई होगी आप लोगों को, मैंने ओरली बता दिया है, 2019 इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ABC समान राशि दे रखी हैंगी, ठीक है। ABC समान राशि दे रखी हैंगी। चलो इसको देख ही लो, चलो आप लोग इसको देख ही लो। 20 को 19 में क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से तो बात, ठीक है। ABC नहीं होगी तो कमेंट करके बता देना आप लोग। ABC मैं उसी हिसाब से फिर आगे की जो वीडियो होंगी ना, फिर मैं उसी के आधार पर बनाऊँगा कि तुम्हारा बेस कैसा है, चीज़ें कहाँ तक आप लोगों को समझ आ रही है। कमेंट करके प्लीज़ एक बार बता दिया करो कि चीज़ें समझ आ भी रही है या नहीं आ रही। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि पूरी सारी चीज़ों को बता दूँ कि कोई डाउट ना रहे। फिर भी आपके मन में लाजमी डाउट हो सकता है, ठीक है, तो वो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हो। खैर कह रहा है ABC समान राशि दे रखी है 7.5%, ठीक है। जो दूसरा दे रखा है आपको वो दे रखा है 8%, जो तीसरा दे रखा है 9% दे रखा है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद चलते हैं। तो ये दे रखा है, कह रहा है यदि A और B के प्रतिफल के बीच अंतर कितने का, 150 है। A और B के बीच प्रतिफल का अंतर है 0.5 का, और उसने 150 का कहा है। क्या बात सही है? तो पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ जाएगी, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू 300 आ गई। यहाँ तक बात क्लियर है। और C की वैल्यू पूछी थी, तो C की वैल्यू पूछी तो मल्टीप्लाई 9 से कर दो। 1 की वैल्यू निकाल ली, मल्टीप्लाई 9 कर देंगे तो 9 की वैल्यू आ जाएगी, और 2700 आप लोगों का आंसर आ गया। तो मेरे हिसाब से इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलते हैं, आज के लिए इतना ही बहुत है। पूरा का पूरा पेपर का हमने पार्ट 1 का मैथ सेक्शन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।